दोस्तों, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन के सैंक्शन का असर अब भारत पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका जिस तरह से G7 देशों और यूरोपीय यूनियन को बार बार फोर्स कर रहा है कि भारत के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाए और जो भी कंपनियां रूस के साथ व्यापार कर रही है उनके ऊपर बैन ठोका जाए, इसी डर से अब कई बड़े प्लेयर्स रूस से अपने आप को दूर करना शुरू कर चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर कंपनी अडानी ग्रुप ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने आदेश जारी करते हुए साफ कहा है कि उसके किसी भी पोर्ट पर अब ऐसे टैंकरों को एंट्री नहीं दी जाएगी जिन पर अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या ब्रिटेन की पाबंदियां लगी हुई है। आपको बता दें कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है रूस के समुद्री रास्ते से आने वाले कच्चे तेल का। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाई, तब भारत ने बड़ी मात्रा में रूस से सस्ता तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इसका फायदा उठाया। लेकिन ये तेल ज्यादातर उन्हीं जहाजों से आता है जो पश्चिमी देशों की नजर में प्रतिबंधित है। यही वजह है कि अडानी ग्रुप का ये नया आदेश कई सवाल खड़े कर रहा है। अडानी के इस आदेश का सीधा असर दो बड़ी भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। HMEL पंजाब के भटिंडा में एक बड़ी रिफाइनरी चलाती है जिसकी क्षमता 2,26,000 बैरल प्रति दिन है। इस रिफाइनरी के लिए सारा कच्चा तेल गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के जरिए आता है जो अडानी का ही पोर्ट है। वहीं IOC जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी ऑयल कंपनी है, अपने कई रिफाइनरी प्लांट्स के लिए मुंद्रा पोर्ट का इस्तेमाल करती है। दोनों कंपनियां नियमित रूप से रूस से आने वाले तेल को इसी पोर्ट पर उतारती रही है। वहीं अब जब अडानी ग्रुप ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित टैंकर उसके पोर्ट पर नहीं आ पाएंगे, तो HMEL और IOC जैसी कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। हालांकि IOC ने संकेत दिया है कि वह अब कोशिश करेंगे कि रूसी तेल की खेप उन दूसरे भारतीय बंदरगाहों पर लाई जाए जहां अभी भी इन टैंकरों को आने की अनुमति है। यहां आपको एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारत की आधिकारिक नीति यह है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र यानी UN द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को मान्यता देता है, यानी भारत अमेरिका या यूरोपीय देशों की एक तरफा पाबंदियों का पालन नहीं करता। यही कारण है कि भारत अब तक खुलकर रूस से तेल खरीदता आया है। लेकिन अडानी जैसी निजी समूह अपने कानूनी और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों के नियमों को मान रहे हैं। अडानी पोर्ट्स ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि किसी भी तरह से प्रतिबंधित जहाज को हमारे पोर्ट पर एंट्री नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, जहाज के एजेंट को यह लिखित में देना होगा कि उसका टैंकर किसी भी प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं है। अब सवाल उठता है कि इस फैसले से भारत पर क्या असर होगा। सबसे पहला असर ये पड़ेगा कि रूस से आने वाला तेल थोड़ा महंगा हो सकता है क्योंकि कंपनियों को नए रास्ते और बंदरगाह ढूंढने पड़ेंगे। दूसरा, ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को भी प्रभावित करेगा। दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत की निजी कंपनियां पश्चिमी दबाव को मान रही है, भले ही भारत सरकार की आधिकारिक नीति अलग हो। रूस ने पश्चिमी देशों की पाबंदियों से बचने के लिए एक बड़ी शैडो फ्लीट बना रखी है। इसमें ऐसे जहाज शामिल है जिनके मालिकाना हक और बीमा की जानकारी स्पष्ट नहीं होती। इन्हीं जहाजों पर रूस अपना तेल दुनिया भर में बेच रहा है। भारत इन टैंकरों का सबसे बड़ा ग्राहक है। लेकिन अब जब देश की सबसे बड़ी प्राइवेट पोर्ट कंपनी ने इन जहाजों को रोक दिया है, तो रूस के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप का यह फैसला भारत की ऊर्जा आपूर्ति और विदेश नीति दोनों को छूता है। एक तरफ भारत को रूस से सस्ता तेल की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के साथ संबंध भी बनाए रखना जरूरी है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार और बाकी निजी पोर्ट ऑपरेटर क्या रुख अपनाते हैं। वहीं अब अगर हम अडानी के पक्ष को भी समझने की कोशिश करें, तो अडानी ये नहीं चाहता कि भारत और रूस का जो तेल व्यापार है वह तकरीबन 40 से 45 बिलियन डॉलर के बीच का है। इसमें से कुछ % हिस्सा ही उसके पोर्ट से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन या अमेरिका ने उसके पोर्ट पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तो फिर सैकड़ों बिलियन डॉलर का सामान जो इन देशों से अडानी पोर्ट पर पहुंचता है वह बाधित हो जाएगा और इससे ज्यादा नुकसान अडानी को फेस करना पड़ेगा। हालांकि रूस के तेल और जहाज भारत के दूसरे बंदरगाह पर अभी भी आएंगे, लेकिन अडानी ने इन पर रोक लगा दिया है। अब आपके हिसाब से अडानी ने यह सही किया या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और UAE के बीच हुए ऐतिहासिक
ऐतिहासिक रक्षा सौदे को लेकर है। दरअसल ये समझौता भारत की कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और आबू धाबी की कंपनी MP3 इंटरनेशनल के बीच हुआ है। ये डील इसलिए खास है क्योंकि पहली बार किसी अहम रक्षा उपकरण को लेकर भारत और यूएई की कंपनियों के बीच इतना बड़ा करार साइन हुआ है। सबसे पहले जानते हैं इन कंपनियों के बारे में। MP3 इंटरनेशनल आबू धाबी स्थित कंपनी है और ये ग्रेडियोन नामक ग्रुप की सब्सिडियरी है। ग्रेडियोन यूएई का एक बड़ा और भरोसेमंद नाम है जो रक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, रेस्क्यू सेवाओं और खेल कूद से जुड़े हथियार और उपकरण बनाता है और उसकी सप्लाई भी करता है। ये कंपनी यूएई की सेना और कई अहम राष्ट्रीय संस्थाओं को सैन्य उपकरण उपलब्ध कराती है। वहीं भारत की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड पूरी तरह से भारत फोर्ज लिमिटेड की सब्सिडियरी है। ये कंपनी भारत के रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में अहम भूमिका निभा रही है और लगातार आधुनिक हथियारों और रक्षा तकनीक के विकास पर काम कर रही है। अब आते हैं इस समझौते की असली बात पर। इस करार के तहत कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड यूएई को बड़े कैलिबर के 155 mm हॉविट्जर बैरल सप्लाई करेगी। हॉविट्जर एक ऐसी तोप होती है जिसे दुनिया भर की सेनाएं इस्तेमाल करती है। ये लंबी दूरी तक विस्फोटक गोला दागने की क्षमता रखती है और युद्ध के मैदान में दुश्मन पर भारी पड़ती है। 155 mm बैरल हॉविट्जर का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसी में से गोले दागे जाते हैं। बैरल की क्वालिटी और मजबूती से ही तय होता है कि तोप कितनी दूरी और कितनी सटीक मार करेगी। कल्याणी की ये सप्लाई यूएई की सेनाओं को मजबूत बनाएगी और उनके हथियार की उम्र और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर करेगी। इस डील को साइन किया है MP3 इंटरनेशनल के CEO खलीफा अल अली और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के CEO नीलेश तुंगर ने। यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे सहयोग को और गहरा बनाता है। ये डील सिर्फ भारत और यूएई तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे बड़े क्षेत्र पर पड़ सकता है। दरअसल इस समझौते के जरिए दोनों देश अब दक्षिण पूर्व एशिया और मीना क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के बाजारों में भी अपने उत्पाद पहुंचा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि भारत और यूएई मिलकर वैश्विक हथियार निर्यात के बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत करेंगे। ये करार दोनों देशों के रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। भारत और यूएई दोनों ही अपने अपने स्तर पर आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की नीति पर काम कर रहे हैं। भारत पहले से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहा है जिसमें रक्षा उत्पादन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं यूएई भी अपने हथियार और रक्षा उपकरण खुद बनाने पर फोकस कर रहा है। ऐसे में ये साझेदारी दोनों के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। इसके अलावा इस समझौते से तकनीक के आदान प्रदान, संयुक्त उत्पादन और नए प्लेटफॉर्म के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेगी। यूएई की एज ग्रुप और भारत के बीच पहले से ही कई तरह की साझेदारियां मौजूद है, चाहे वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन हो या संयुक्त निवेश। अब इस नई डील से ये रिश्ता और गहरा होगा। अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये डील भारत और यूएई के बीच की रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत बनाती है। आज के समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता है, तब ऐसे सहयोग दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। ये समझौता ये भी दिखाता है कि भारत और यूएई दोनों ही वैश्विक स्तर पर अपनी रक्षा क्षमताओं को उन्नत करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।